नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। हमारे देश में लाखों लोग हार्ट अटैक के बाद स्टेंट या एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, लेकिन एक बड़ी गलतफहमी ये है कि ऑपरेशन हो गया, स्टेंट लग गया, अब खतरा टल गया। हकीकत इससे काफ़ी अलग है। कई बार मरीज दवाइयों में लापरवाही करते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते और फॉलोअप जांच छोड़ देते हैं, जिसका गंभीर नुकसान भी हो सकता है। हाल ही में देश के जाने माने शूटर जसपाल राणा के मामले ने जो लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि खबरें हैं कि उन्होंने भी जो है हाल ही में एंजियोप्लास्टी करवाई थी। ऐसे में सवाल कई हैं। क्या स्टेंट लगने के बाद व्यक्ति पूरी तरह सामान्य हो जाता है? क्या दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है? और ऑपरेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या बातें हैं जो सबसे ज़रूरी हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहला सवाल तो मैं यही रखना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में। और एक सवाल जो सबसे अहम है आज की, क्या जो मरीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि स्टेंट लग जाता है तो सब ठीक हो जाता है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बड़ी दुखद खबर है, जसपाल राणा वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोर्ट्स एंड फॉर द कंट्री। ही वाज ओलंपियन एंड प्रेजेंटली कोच। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है मीडिया से कि वो ही केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, शायद जर्मनी से कहीं बाहर से आए, एंड ही हैड सम डिस्कम्फर्ट एंड इन द फ्लाइट। तो फ्लाइट में उनको कुछ तकलीफ हुई और जिसकी वजह से उनको शायद हॉस्पिटल में किसी डायरेक्टली हॉस्पिटल ले गए, जहां पे उनकी जांच हुई तो पता लगा कि हार्ट की बीमारी है। दैट इज व्हाई द स्टेंट वाज प्लेस्ड। कौन सी, मैं खुद ही एंजियोप्लास्टी करता हूं। आई एम ए सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल एंड आई डू स्टेंटिंग एवरी डे एंड नाइट। सो नॉर्मली स्टेंट लगने के बाद बच जाते हैं। इसमें दो बातें हैं। तो 49 साल की उम्र पे क्या दिल का दौरा या हार्ट अटैक होना कितना यंग क्यों होता जा रहा है? क्योंकि 49 साल भी मैं तो यंग मानूंगा। वैसे आजकल तो 35 और 40 और 45 साल के लोगों में भी हो रहा है। मैं थोड़ा सा भूमिका बनाना चाहता हूँ बिफोर आई कम ऑन टू द स्टेंट प्रोसीजर। क्या हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं। आई डोंट हैव द, इस समय मेरे हाथ में मॉडल नहीं है, लेकिन जी। हार्ट इज ए मस्कुलर पंप। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है क्योंकि ये पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और एक ही हार्ट होता है। भगवान ने दो फेफड़े दिए हैं, दो आंख दी है, दो कान दिए हैं, इस तरह, लेकिन दिल एक ही रखा है। और दिल का काम यह है कि अगर दिल रुका किसी वजह से, रुकना मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हुआ। नॉर्मली क्या है, 60 से 70 या 80 की स्पीड पे लगातार चलता रहता है जब से बच्चा पेट में आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस वर्क। इट्स ए वेरी समथिंग वी हैव टू फील कि भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है। बट इसका काम इतना है कि ये ब्रेन को सप्लाई करता है, ब्लड को। एक इंटरनल सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर कि वीनस ब्लड वेन से आता है हार्ट के अंदर, ऑक्सीजन साफ होता है लंग्स में और फिर हार्ट में चला जाता है और फिर एक साइकिल में फिर सप्लाई कर देता है। तो यानी कि इट इट हैपेंस 80 टाइम्स पर मिनट। अगर किसी की हार्ट रेट 90 चल रही है तो 90 बार ऐसा होता है। तो दिस इज सच ए गुड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी एफिशिएंट सिस्टम कि पूरे बॉडी का ब्लड आया, सप्लाई और साफ साफ हुआ, फिर चला गया, फिर गंदा हुआ मतलब डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर से आया, हार्ट ने उसको अंदर ही अंदर सिस्टम से लंग्स में भेजा, लंग्स से वापस साफ होके आया, ठीक है। लेकिन इस हार्ट को चलते हुए जैसे आप ईसीजी दिखा रहे हैं, ईसीजी शोइंग वन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो ईसीजी का आ रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं, वो एक एक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एक ईसीजी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब हार्ट को खुद को चलने के लिए 3 नसें होती हैं। देयर आर 3 आर्टरीज। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा हाथ है, कलाई की नस है, जब हम लोग नब्ज देखते हैं ना, पल्स, जी। तो पल्स फील होती है। तो यह आर्टरी जो है सप्लाई कर रही है इस हाथ को, मेरे इस हाथ को सप्लाई कर रही है, इसीलिए इसमें पावर आ रही है। अब खुद हार्ट को चलने के लिए भी 3 नसें बनाई हैं, क्योंकि हार्ट भी मस्कुलर पंप है। जो पंप है सप्लाई कर रहा है। वो 3 नसों की चौड़ाई होती है मैक्सिमम 3.5 से 4 मिलीमीटर। 3.5 से 4 मिलीमीटर। और जब नीचे बाइफरकेट होती हैं तो कई बार 2 या 2.5 या 1.5 मिलीमीटर की होती हैं। अब ये नसें पूरी खुली होती है, नॉर्मली पाइप है, पाइप खुला होता है। जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, तो पूरे आर्टरी में नहीं जमता, किसी एक हिस्से में थोड़ा सा 5 मिलीमीटर की चौड़ाई में, लंबाई में जम गया।
लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जब जमता है 70% के ऊपर जब हो जाता है, 80% के ऊपर हो जाता है नस के अंदर, तब छाती में दर्द होता है, पेशेंट को वार्निंग सिग्नल आते हैं। तेज चलता है तो छाती भारी होती है, खाना खाता है तो छाती भारी होती है, आराम करता है तो आराम मिल जाता है। इसको कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना तब होता है खाना खाने के बाद। ये एंजाइना तकलीफ बताता है कि हार्ट को तकलीफ है, तो लोग पेशेंट जो है ऑलरेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी की जांच कराते हैं, इको की जांच कराते हैं, और कुछ लोग अगर कंफ्यूजन होता है तो ट्रेडमिल टेस्ट की जांच कराते हैं। यंग लोगों में नॉर्मली ये जो अभी तक होता था 60 से 70 80 साल के ऊपर पे जमा होना शुरू होता था। लेकिन दिल का दौरा और एंजाइना में फर्क ये है कि एंजाइना होता है कोलेस्ट्रॉल के जमने से। उसी कोलेस्ट्रॉल में अगर खून का थक्का जम जाए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसी से सारा इलाज इसी से रिलेटेड है। जी। ट्रीटमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फैक्ट। जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, हम लोग कहते हैं घी मत खाओ, इसीलिए कहते हैं कि घी ज्यादा खाने से कहीं नसों में कोलेस्ट्रॉल ना जम जाए, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जब कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, उसके अंदर खून का थक्का जम जाए, जब खून का थक्का जमता है तो नस जो 40% ब्लॉक थी, वो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू आवर्स, जैसे वो प्लेन में थे, वो 90% या 95% या 99% हो जाती है। तो हार्ट की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है उस नस की, जिसकी वजह से ईसीजी में चेंजेस आते हैं। उसको कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इज मोर रिस्की देन एंजाइना। एंजाइना पेशेंट की डेथ नहीं होती है, हार्ट अटैक में क्योंकि वो नस जहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा था, चाहे 50% जमा था या 70% जमा था, उसमें खून का थक्का जम गया। और खून का थक्का जमते ही आप ईसीजी मॉनिटर दिखा रहे हैं, ऊपर 94 पल्स रेट है, मैं समझा रहा हूँ पब्लिक को, और नीचे जो सैचुरेशन दिखा रहे हैं और ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर दिखा रहे हैं, तो ये मॉनिटर में हमको सब कुछ दिखता रहता है। तो जब खून का थक्का जम गया, अब जसपाल राणा साहब के केस में क्या हुआ, बिकॉज आई डोंट नो द कंप्लीट हिस्ट्री, इफ आई हैड नोन द ईसीजी और एंजियोग्राफी रिपोर्ट तो मैं ज्यादा बता पाता। तो इनका स्टेंट लगाया गया, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग पेशेंट को आता है अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक में, हो सकता है इनको हार्ट अटैक ही हुआ हो, तो हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर अस्पताल में पहुंच जाए तो 95% पेशेंट बच जाते हैं। और आई वुड से 98%, जैसे अपोलो जैसे अस्पताल में तो हम लोग ऑलमोस्ट सबको बचाने का प्रयास करते हैं और बच भी जाते हैं। तो हार्ट अटैक के दौरान हम लोग एंजियोग्राफी की जांच करते हैं। एंजियोग्राफी में पता लगता है कि नस में ब्लॉकेज कितना है। मैं कल का किस्सा सुनाता हूँ, तो कल ही बिफोर टेकिंग द फ्लाइट इन द मॉर्निंग, आई मीन बॉम्बे, हम लोग ने कल ही जो एक केस जो किया और उसमें हमने स्टेंट लगाया, तो उस पेशेंट को एंजाइना हो रहा था, और मैंने उसको उसको एंजाइना के समय हमने एंजियोग्राफी करी। वो एक जगह 90% ब्लॉक था, एक जगह 40% था, तो हमने 90% ब्लॉक वाली आर्टरी में हमने स्टेंट लगा दिया और पेशेंट को ठीक है, आज बिल्कुल ठीक है रेडियल आर्टरी से। आपका पहला क्वेश्चन था कि क्यों हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है कि इनको डेथ क्यों हो गई। तो नॉर्मली स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट 99% पेशेंट सर्वाइव। अब स्टेंट के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अब आई विल नॉट से हमारे अस्पताल में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हैं। स्टेंट लगने के बाद भी खून का थक्का क्लॉट बन सकता है हार्ट की आर्टरी में, उसी स्टेंट जहां लगा हुआ है। नॉर्मली सेकंड हार्ट अटैक नहीं होता, बिकॉज वी स्टार्ट सो मेनी मेडिसिन। इतनी दवाइयां हम लोग शुरू कर देते हैं कि खून ऑलरेडी पतला हो जाता है। वी गिव एंटी प्लेटलेट, जो एस्पिरिन होती है उसका बड़ा भाई क्लोपिटिग्रेल है, उसका और बड़ा टिकाग्रेलॉल है, दे आर मेनी मेडिसिन। और कुछ ऐसी दवाइयां भी जो होती हैं जो हम लोग उसको, ऐसी दवाइयां होती हैं जो एंटीकोगुलेंट होती हैं, हेपेरिन होता है, तो खून काफी पतला रहता है, तो दूसरा हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, स्टेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए। तो स्टेंट के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो गई, स्टेंट थ्रोम्बोसिस, तो दैट कैन बी लाइफ हम्म। थ्रेटनिंग। स्टेंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस 500 में से एक होता है, या 1000 में एक। मैं बता के रखता हूँ, लेकिन आई टेक पर्सनली लॉट ऑफ प्रिकॉशन, तो हमारे केस में नॉर्मली नहीं होता। लेकिन ये इसे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो दो बातें हैं इसके अंदर, एक तो यंग एज पे इनको पहले हार्ट की बीमारी थी कि नहीं थी ये पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली दिल का दौरा पहली बार में ही आता है बिना कोई पुरानी कहते हैं ना वो, देर इज नो सच वार्निंग सिग्नल बिफोर। तो ऐसा कोई पहले से वार्निंग सिग्नल, या आपका जो ईसीजी दिखा रहे हैं ये तो मॉनिटर दिखा रहे हैं, इसमें भी हार्ट अटैक का ही है, ये तो वेंटिलेटर के स्विचिंग है। आई एम हैप्पी कि आप यू आर शोइंग सो मेनी प्रोसीजर्स ऑफ द स्क्रीन। जी। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिल का दौरा, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो जमा है हार्ट की नस में, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो उसमें जमा है, उसके अंदर फिर से ब्लॉकेज आ जाता है खून के थक्का जमने से।
बढ़ जाता है, जो 60% बिकम 90%, 99% एंड 100%। दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है और पेशेंट को स्ट्रेट हम ईसीजी में देखते हैं, ईसीजी में एसटी एलिवेशन होता है या एसटी डिप्रेशन होता है, और हम उसको सीधे कैथ लैब ले जाते हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी की जांच करते हैं, और उसके बाद हम स्टेंट लगाने का प्रोसीजर करते हैं। जी। स्टेंट लगाने में कई टेक्निकल बातें हैं, शायद आपको मैं माध्यम बताना चाहूंगा, यंग कार्डियोलॉजिस्ट भी सुनते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं। स्टेंट लगाना भी एक टेक्निकल बड़ी चैलेंजिंग वर्क होता है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स। और साथ में इसके अंदर अगर खून का थक्का है तो मैं यंग लोगों को बताना चाहूंगा कि खून का थक्का जरूर निकालें, यू हैव टू सक इट आउट बिफोर पुटिंग स्टेंट। दिस इज अ टेक्निकल थिंग व्हिच आई वांट टू टेल थ्रू योर मीडियम, कि ये कुछ लोग डॉक्टर्स, कई बार यंग लोग हैं, उनको थ्रोम्बस सक्शन नहीं करते हैं और डायरेक्ट स्टेंट लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट स्टेंट लगा देंगे तो रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं आता है और इतना बढ़िया फ्लो नहीं आता है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई एम नॉट सेइंग इनके केस में हुआ है, बट आई हैव सीन इन यंग, स्पेशली यंग पीपल जो लोग कर रहे हैं, वो थ्रोम्बोसक्शन लेकिन इस जी प्रोसीजर जी, को कहते हैं। इट डॉक्टर रिक्वायर्स विवेक लिटिल यहाँ मोर पर लर्निंग एंड आपको स्किल। इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल, क्योंकि देखिए अगर जसपाल राणा के केस में ही अगर देखें तो हाल ही में थोड़ा ऐसी जोर से खबरें हैं बोलिए, कि आवाज कम आ रही है जी आपकी। जी, हाल ही में उनके केस में हमने देखा था कि शायद उनकी एंजियोप्लास्टी हाल ही में हुई थी। तो कहा जाता है कि एंजियोप्लास्टी के जो बाद के जो 30 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन सी प्रिकॉशंस लोगों को बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें लेनी चाहिए इस पीरियड के दौरान? इनकी एंजियोप्लास्टी, जैसा कि मैंने देखा जो मीडिया में आया है, थोड़े दिन पहले ही हुई थी, उसी अस्पताल में थे, छुट्टी नहीं हुई थी। एम आई राइट? या पहले भी हो चुकी थी 2-4 साल पहले? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एंजियोप्लास्टी हाल ही में जरूर हुई थी, ये रिपोर्ट सामने आई है। नहीं, तो जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो पाए थे, जी या डिस्चार्ज होने के बाद, अगर डिस्चार्ज हो चुके थे, दोनों ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग नॉर्मली 2 दिन रखते हैं पेशेंट को, कई बार 3 दिन भी रख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और नॉर्मली जब पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और हमको लगता है कि अब खून पतला करने का इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, तो हम छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जैसा आपको बताया मैंने कि स्टेंट के अंदर 500 में से एक लोगों को 0.02% या पॉइंट को फिर से थ्रोम्बस बन सकता है। अब ये थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, यानी कि जो आपका दिल के दौरे के लिए या किसी के लिए आपने स्टेंट लगाया, उसी स्टेंट के अंदर फिर से रुकावट आ जाए, दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन एंड दैट लीड्स टू डेथ समटाइम्स। क्या इन एटलीस्ट 50% ऑफ पेशेंट दे विल डाई। सो ऐसे कंडीशन को हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो इनका स्टेंट बंद हुआ, या जी तो हॉस्पिटल के अंदर बंद हुआ, अगर डेथ घर जाने के बाद है तो स्टेंट बंद हुआ है। दैट अगर ये नॉर्मलाइज हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि ही वाज रीजनेबली स्टेबल, इफ ही हैज बिकम स्टेबल, then stent thrombosis is the only possibility or reason, major possibility, लेकिन डॉक्टर कि जो विवेक यहाँ पर सवाल मेरा ये है, दिल का डॉक्टर दौरा पड़ा विवेक और उसके यहाँ बाद पर बचा नहीं पाए। सवाल मेरा ये है कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई थी और बहुत सारे लोगों में ये धारणा है कि एक बार नस खुल गई तो सब ठीक है, तो लापरवाही बहुत बरत लेते हैं लोग, जो आगे उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट लगा है, तो किस तरह की प्रिकॉशंस लोगों को लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। हमने कई बार पेशेंट को देखते हैं कि, और खास करके जहां से 2-3 हफ्ते हुए, वो दवाइयां तक बंद कर देते हैं। जी तो पहली बात तो यह है कि एंजियोप्लास्टी में एक मैकेनिकल रूप से, टेक्निकल रूप से हमने उसको स्टेंट लगा दिया। इट इज एक्चुअली मैकेनिकल प्रोसीजर, यानी कि जैसे घर के अंदर लाइन चोक हो गई है, उसके अंदर हमने बिना खोले उसके अंदर एक और पाइप लगा दिया, जिसकी वजह से चोक खत्म हो गया। लेकिन बॉडी के अंदर जो जेनेटिक्स है, जिसकी वजह से उसकी आर्टरी बंद हुई, जिसकी वजह से उसके खून का थक्का जमा, जिसकी वजह से उसको दिल का दौरा आया, वो तो हमने चेंज नहीं किया। उसके लिए दवाइयां कम से कम 4 या 5 खानी चाहिए लगातार। अब ऐसे कंडीशन में कई बार पेशेंट 1 महीना तक तो आता है, 1 महीने बाद तो आना भी बंद कर देता है, कहता है मैं तो ठीक हो गया, तो ही डज नॉट इवन कम फॉर फॉलो अप। दिस इज अ रेयर, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। आपको स्टेंट लगा है और दवा बंद कर दी, स्टेंट लगने के बाद खून पतला करने की दवाइयां कम से कम 3 साल तक लगातार खानी पड़ती हैं, जो कि मेजर दवाई होती है। हम पेशेंट को समझाते हैं कि शुरू की 2 दवाइयां बिल्कुल बंद ना करें, बाकी चाहे 1-2 दिन का गैप कर लें। तो वो कंडीशन के लिए इस टीवी जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे और लोगों को भी काफी नॉलेज पहुंचेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम, जी कि जो स्टेंट, क्योंकि आजकल स्टेंट प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर हैज बिकम सो कॉमन,
आपको हर एक फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली मिल जाएगा कि इसके स्टेंट लगा हुआ है। हम प्लेन में जाते हैं, कहते हैं अरे तो भी एंजियोप्लास्टी हो रखी है। तो ये समझना चाहिए कि दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है। जहां आपने दवाई बंद कर दी स्टेंट लगाने के बाद, तो 2 4 5 10 15 दिन में कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। दूसरी कुछ दवाई ऐसी खाई जाती हैं जिससे कि जो पहली बार दिल का दौरा पड़ा या हार्ट अटैक हुआ या एंजाइना हुआ, वो और नसों में ना हो जाए। देखिए हार्ट की 3 नसें होती हैं। 3 नसों में अगर स्टेंट एक में पड़ा हुआ तो बाकी 2 नसें भी अभी ससेप्टेबल हैं। दे आर आल्सो लाइकली टू हैव ब्लॉकेजेस। उनको ना होने के लिए स्टैटिन दवा है, कुछ कोक्यू एंजाइम है, कुछ विटामिन है, विटामिन डी है, या किसी का हीमोग्लोबिन कम है वो है, या डायबिटीज ज्यादा है तो उसको कंट्रोल रखें, या ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, वो लगातार 7 8 दवाई खानी पड़ती है और खानी चाहिए। लोग बहुत ही आराम से हो जाते हैं कि मेरे तो एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट लग गया तो मैं तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। और उस सेम टाइम बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट तो और ज्यादा 3 4 महीने बाद सारी दवा बंद करना चाहते हैं। और ये पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब स्टेंट तो आपने लगा दिया, अब दवाई तो बंद हो जाएगी मेरी। तो मैं कहता दवाई तो आपको जिंदगी भर खानी है। ये बात समझना जरूरी है, फैमिली को भी और पेशेंट को भी। पेशेंट को लगता है दवाई खा रहा है तो बीमार है, दवाई बंद हो गई तो ठीक हो गया। ये नोशन गलत है। बिल्कुल ये तो ये मैं जी भी जी 3 दवाई 4 दवाई खाता हूँ रेगुलर, प्रिवेंशन के लिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और स्टेंट लगने के बाद तो आपको दवाइयां कोई बंद करनी ही नहीं है। इनके केस में हाल ही में स्टेंट लगा है, वेदर ही डाइड इन द हो एट होम और वेदर ही डाइड बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज आई डोंट नो। बट बिल्कुल अगर बिफोर डिस्चार्ज है तो भी स्टेंट थ्रोम्बोसिस की पॉसिबिलिटी है, आफ्टर डिस्चार्ज है तो भी स्टेंट थ्रोम्बोसिस की पॉसिबिलिटी है। बिफोर डिस्चार्ज में हम लोग पेशेंट को कई बार आईसीयू से सीधे कैथ लैब लेके प्रयास करते हैं बचाने का, और घर में तो ये सुविधा नहीं मिल पाती है। डॉक्टर विवेक, क्योंकि देखिए हम अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसी से जुड़ा मेरा जनरल सवाल है कि लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन करवाया है, एक बार आपको दिल का दौरा पड़ा है, तो किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस लोगों को जरूर करने चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगेन, कि अगर आपने स्टेंट लगा दिया है, देखिए होता है क्या, एक बार दिल का दौरा पड़ जाता है तो हार्ट की पंपिंग जरूर कम हो जाती है। अगर या तो एंजियोप्लास्टी विद इन 4 आवर्स हो जाए या 6 आवर्स हो जाए, जिसके चांसेस होते हैं। हमारे जैसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, हम लोग हार्ट अटैक का पेशेंट आता है 1 घंटे के अंदर हम उसको कैथ लैब ले जाते हैं, उसकी नस खोल देते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है। हार्ट की पंपिंग इकोकार्डियोग्राफी से पता लगती है। और हार्ट अगर नॉर्मली चलता है 60% इजेक्शन फ्रैक्शन माना जाता है, जो नॉर्मल है। गिर के कई बार 35 से 40% आ जाता है जिस दिल का दौरा होता है। ऐसे पेशेंट्स को ऐसे पेशेंट को या जिसको स्टेंट भी लगा है, पूरी तरह फुल एक्सरसाइज ना करें। यानी कि दे शुड नॉट फील कि हम जिम जाएं, हम उसमें फुल एक्सरसाइज अनकंट्रोल्ड सुपरवाइज एक्सरसाइज करें। एक सिंपल योगा मेडिटेशन करें, और थोड़ा बहुत विद द ऑफ कोर्स विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर कि आप कितना पैदल चल सकते हैं। और मॉर्निंग वॉक शुड बी खाली पेट हो, खाना भरे के बाद पैदल ना चले। पहली बात तो यह है, एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही लिमिटेड या सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। कई बार हमने देखा है, आपको मैं नाम बताने में कोई बुराई नहीं है, राजू श्रीवास्तव जी जो बहुत बड़े कॉमेडी किंग माने जी जाते थे, उनको भी स्टेंट लगे हुए थे। मैं इसलिए क्यों कहता हूं, तो मैंने कई टीवी प्रोग्राम किए जिससे में उनकी मृत्यु हुई। और 3 दिन पहले हमारे घर में खाना खा रहे थे, उनको कोई सिम्टम नहीं था, और उनको हल्का सा ट्रेडमिल, और ट्रेडमिल बहुत ज्यादा करते थे। मैं उनसे कई बार, हमारे बेटे ने मना किया उनको कि वाई यू डू सो मच ऑफ ट्रेडमिल। उनके स्टेंट लगे हुए थे, बट ही वाज ट्रेडमिल फ्रीक, कहते हैं ना वो फिटनेस फ्रीक वाले, कि मैं तो बिल्कुल ठीक जी हूँ। ये गलती हो, एंड ही डाइड एक्चुअली ऑन ट्रेडमिल ओनली। सो व्हाट आई मीन टू से, कि जिनके हार्ट की बीमारी है उनको तो बिल्कुल भी अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज या जिम नहीं करना चाहिए। जिम उनको करना चाहिए जिनका हार्ट बिल्कुल ठीक है। एक बार दिल का दौरा पड़ गया, स्टेंट लग गया, तो उनको तो मॉर्निंग वॉक तक तो सीमित है। इवनिंग वॉक भी बिफोर फूड करें, खाना खाने के बाद ना करें, बिफोर फूड करें वो भी ठीक है, लेकिन ये शुड नॉट डू एक्सरसाइज एट ऑल। दूसरा, उनको प्रिकॉशन ये रखना पड़ेगा कि पूरा भरपेट खाना ना खाएं। खाना जितना भूख है उससे एक रोटी कम खाएं, तो पेट, क्योंकि जब भी खाना ज्यादा खाएंगे तो सारा ब्लड सर्कुलेशन उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, दैट समटाइम इट कैन लीड टू एंजाइना ऑफ द हार्ट इफ देयर इज स्टिल लेफ्ट ओवर ब्लॉकेजेस। तो खाना पूरे तरीके से ना खाएं, रेगुलर दवाइयां खाएं, नियमित रूप से नींद पूरी लें। नींद बहुत जरूरी पूरी है। अगर खराब आते हैं सिगरेट या पान मसाले की, तो बंद करना ही पड़ेगा। और साथ साथ हर हर 2 महीने पे ब्लड शुगर की जांच, और हर हफ्ते कम से कम ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराते रहे, फॉर द जी लाइफ लॉन्ग, फॉर योर फ्यूचर हेल्थ। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक, क्योंकि देखिए हमने पोस्ट हार्ट अटैक जो प्रिकॉशंस हैं या
को कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी चाहिए, उनका जिक्र किया। लेकिन जो लोग अभी हेल्दी हैं, क्योंकि देखिए भारत में लगातार आपने भी जिक्र किया था शुरुआत में कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसमें यंग पीपल जो है इस हार्ट अटैक का जो है वो शिकार हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे चाहूंगा, क्या प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं ताकि इस तरह से गंभीर बीमारी से वो बच सकें। जब से कोविड हुआ है खास करके, तब से जब मैं 98 में फ्रांस से लौटा, तो उस समय तक हम कहते थे कि जो पहले 80 साल पे, 60-70 साल पे हार्ट अटैक होता, 50 पे होने लगा है। अब तब से 25 साल बीत चुके हैं और अब हम कहते हैं कि अब तो 35 या 40 साल पे होगा। मैं आप एग्जाम्पल एक और देता हूँ। एक पेशेंट की मैंने एंजियोप्लास्टी की लास्ट वीक, और ही हैड मेनी ब्लॉकेजेस, स्टेंट लगाए। उसकी जब फैमिली हिस्ट्री पूछी, उसको 60 साल की उम्र पे दिल का दौरा और एंजाइना हुआ है। ही हैड रिसेंटली अ ट्रेजेडी एट हिज होम। तो उसका 32 साल का लड़का, पेशेंट जिसकी मैंने एंजियोप्लास्टी 65 साल पे की, उसका 32 साल लड़का सडन कार्डियक डेथ से डेथ हो चुकी थी फ्यू मंथ्स बैक। यानी कि अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसी है, यानी कि उसकी जेनेटिक टेंडेंसी होगी ना, फादर को भी हुआ, बेटा चलेगी बेचारा। जी। तो ऐसे कंडीशन में जो पहले 60 साल पे, 70 साल पे होता था, वो गिर के 35 साल पे आ रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, जंक फूड, मानसिक तनाव, नींद कम लेना। अब सिगरेट तो मैं देखता हूँ उतना ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि जो जंक फूड है दैट इज टू बी ब्लेम्ड। आजकल जो है फास्ट फूड जो हो गया, जो अलग अलग कंपनी घर पे खाना पहुंचा देती है, इमीडिएटली खाना आ जाता है, रिसाइकिल। पहले तो केवल समोसा कचौड़ी लोग खाते थे, जलेबी खाते थे, अब तो इतने तरह के जंक फूड हो गए। इनफैक्ट आई वुड से कि samosa, kachori, jalebi was safer than what we are eating, my children are eating at this point of time at home. जी। So much of various type of foods are available, vegetarian even, we are all vegetarian, but कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो खराब कर रहा है मामला। तो इसलिए घर का खाना तो खत्म ही हो गया है। ये डिलीवरी बॉयज जो हैं, जो खाना घर पहुंचाते हैं, घर में खाना कोई बना नहीं चाहता। घर खाना इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट। एक तो ये बात हुई। दूसरा, मानसिक तनाव कम रखें। भगवान पे विश्वास अगर करेंगे, देखिए आजकल के यंग लोग तो मंदिर जाते नहीं है, चलो मंदिर ना भी जाओ तो घर में कम से कम भगवान पे अगर विश्वास रखो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और हमारे लिए अगर आज ठीक नहीं है तो कल ठीक हो जाएगा, तो मानसिक तनाव कम होगा। और तीसरी बात है कि नींद पूरी लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग 4 या 5 घंटे लेके और बहुत ही तनाव में सुबह भागते हैं बाइसिकल पे, और या मोबाइल पे। आप सुबह चले जाइए तो मोबाइल ऐसी चल रही होती है जैसे कि पता नहीं क्या सांप उधर से उधर निकल रहे हैं, ऐसे भाग रहे होते हैं ट्रैफिक में। एंड दैट डिस्टर्ब द ट्रैफिक आल्सो, एंड दे मस्ट बी अंडर स्ट्रेस, दैट इज व्हाई दे आर मूविंग लाइक दिस। तो ये मानसिक तनाव कम करें, नींद पूरी लें, जंक फूड का अवॉइड करें। और ये जंक फूड कैसे अवॉइड होगा, आई डोंट हैव एनी आंसर, बिकॉज इतना टेस्टी खाना बनता है कि लोग वही खाए जा रहे हैं। वजन कम रखें, आजकल कुछ नई दवाइयां आ गई हैं। और जिनके फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उनको 30 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर सीटी स्कैन की जांच कराएं हार्ट की। केवल ट्रेडमिल टेस्ट, इको, ईसीजी इज नॉट इनफ। लोग तो ईसीजी बीपी तक चेक नहीं कराते। देयर आर पीपल हुआ, मैंने कहा बीपी कब चेक कराया था, 10 साल पहले चेक कराया था। तो कम से कम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ब्लड शुगर, HbA1c, ब्लड प्रेशर और इको, टीएमटी, ईसीजी अगर आप थोड़ा सा इफ यू आर अफोर्डेबल, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ईसीजी, टीएमटी, इको कराना इज इम्पॉसिबल थिंग। अगर कोई कहे कि हमें कोई बीमारी नहीं है, मुझे ईसीजी कर दो, तो उसको भगा दिया जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि जो जो सीरियस बीमार होते हैं उनका ईसीजी, इको, टीएमटी नहीं हो पाता है। जो नॉर्मल प्रिवेंटिव चेक, तो प्रिवेंटिव चेक इज ओनली पॉसिबल इन प्राइवेट सेटअप एंड दोज हु कैन अफोर्ड इट, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी कम से कम ब्लड प्रेशर और हार्ट एक बार ईसीजी और इको कहीं ना कहीं करा के लेकर आए। और सीटी स्कैन की जांच की मैं बताना चाहूंगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सीटी स्कैन इज ए लाइक ए सीटी एंजियोग्राफी विदाउट पुटिंग ए कैथेटर। तो सीटी एंजियोग्राफी में पता लग जाता है, अगर जसपाल राणा जी का मुझे हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, बट सीटी एंजियोग्राफी में पता लग जाता है कि आपके 25%, 40%, 50%, 60% ब्लॉकेज है। अगर है तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको दवाइयां ऐसी खानी चाहिए जिससे दिल का दौरा ना पड़े। वो आपको डॉक्टर बता देगा। स्टैटिन्स हैं, इकोस्प्रिन की जरूरत कई बार लोगों को पड़ती है, जी। इकोस्प्रिन खून पतला रखता है। और साथ में कोक्यू एंजाइम है, यूरोक्यू नाम की दवा है। इस तरह की दवाई खाते रहेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगा, तो यंग लोगों को डेथ नहीं होगी। अब 49 साल पे किसी को इतना एक्टिव आदमी को खोने का बहुत दुख होता है, खास करके अगर कोई सेलिब्रिटी हो। बिल्कुल। लेकिन इससे हमको सीखने का मौका मिलता है।
जी। तो हमने आपके टीवी के माध्यम से कई लोगों को सिखाने की कोशिश की है और ये सब खुद अमल करें। और बीएमआई बेसल जो हम लोग करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी वजह से हमको पता लगता है कि हमारा मोटापा कितना है, उसको 25 से नीचे रखें। उसको आसान नहीं है, हमारे बिल्कुल। पूरे भारत में जेनेटिक टेंडेंसी है कि पेट निकल आता है लोगों का। लेकिन उसके लिए कुछ नई इंजेक्शंस आ गए हैं वेट रिड्यूसिंग के, वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे 70% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिनको दवा मिलती ही नहीं है, तो दवा मिल नहीं पाती है, अफोर्डेबल नहीं है। और वही लोग भी, आज देखिए सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो पता लग जाता है, बाकियों की कितनी यंग लोग चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया, उसका 32 साल का लड़का चला गया, हमको इसलिए पता है क्योंकि उसके मैंने एंजियोप्लास्टी करी। बिल्कुल, यहाँ तो कहने का डॉक्टर मतलब विवेक ये है यहाँ कि यहाँ ज़रूरी ये भी हो ओवरऑल जाता है ना जिस तरह से। जी। भारत सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अभी सबसे ज्यादा कार्यकाल का मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आपके टीवी माध्यम से। सबसे नंबर 1 नंबर ऑफ डेज वाइज प्रधानमंत्री हो गए हैं। और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, सेल्फलेस काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो देश का स्वास्थ्य का, आयुष्मान योजना और बाकी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, उनको फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर्सनली मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे बधाई देने का अच्छा लगता है। वो मुझे 2011 से पर्सनली जानते जी। हैं। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करनी है, उनका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, या स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा, कि हमारे यंग पॉपुलेशन है, एक ऐसा सिस्टम लाएं कि 30 साल के ऊपर इरिस्पेक्टिव ऑफ इस अफोर्डेबिलिटी, सबकी एक जांच साल में एक बार तो हो जाए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को सोचना पड़ेगा कि क्या सिस्टम करें कि एवरीबडी हु इज ए वोटर, उसको हम, जो जो रजिस्टर्ड है आधार वाला जो भी है, उसको हम उसकी फैमिली का साल में एक बार सरकारी अस्पताल है, देखिए प्राइवेट अस्पताल में तो करा नहीं पाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में पेमेंट भी होता है, अस्पताल बनता भी इतना आसान नहीं होता। तो सरकारी अस्पताल में एक प्रिवेंटिव विंग लाना पड़ेगा। अभी तक प्रिवेंटिव विंग है ही नहीं हमारे यहाँ। प्रिवेंटिव हेल्थ का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट देख लीजिए, चाहे जीबी अस्पताल देखिए। तो प्रिवेंटिव हार्ट के लिए एक विंग रखा है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो। और हर उनको एवरी एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर्स कर दीजिए, एक फैमिली का प्रिवेंटिव हेल्थ चेक बिल्कुल। हो। ये आपने बहुत अच्छी बात मुझे मेरे दिमाग में भी आई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्रालय नड्डा जी को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की यंग, क्योंकि एक मौत जब यंग लोगों की यंग होती है 40 साल पे, 35 साल पे, जसपाल राणा जी तो अलग बात है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इट इज नॉट इजी टू, कहना आसान होता है कि उसकी डेथ हो गई, खत्म हो मामला। लेकिन उसपे जिसके 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या उसकी वाइफ है या उसके पिताजी उस पर डिपेंडेंट है, ओनली ब्रेड अर्नर है, तो उसके लिए क्या बीतती है, ये तो हर आदमी सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल सही तो बात है ये डॉक्टर। सरकार को सोचना जी। पड़ेगा कि अनअफोर्डेबल पीपल को, जो जो अफोर्डेबल नहीं है, पुअर है, ईएसडब्ल्यू वाले हैं, इकोनॉमिकली जी। जी। सोशली पुअर है, उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लाना जरूरी है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर सोचेगी। और आपने एक बात सही भी बोली कि जिनको भी नहीं आया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव स्टेप्स वो पहले से उठा सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा मैं सकते आवाज हैं। हल्की हो गई आपकी, फिर से बिल्कुल, बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक गुप्ता। अच्छा आपने ठीक है। बहुत ही अहम मुद्दे पर जो है हमारे दर्शकों को बिल्कुल सही एडवाइस दी है और सरकार से भी बहुत नेक अपील की है। हमें उम्मीद है कि इस पर आगे काम जरूर होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank you very much. It was nice to talk to you. Thank you. Bye bye. आपने सुना डॉक्टर विवेक गुप्ता को और उन्होंने बताया कि किस तरह से जसपाल राणा का अगर हम केस देखें तो एंजियोप्लास्टी हुई थी, लेकिन उन्होंने आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी सलाह दी है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टेंट लग चुका है, तो अगले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें और सिर्फ 30 दिन ही नहीं, जो है प्रिकॉशंस वो लेना बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक मिथक है कि एक बार नस खुल गई तो उसके बाद जो है इस तरह से हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो ऐसे में सावधानी बहुत ज़रूरी है। और बहुत जो यंग लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह के हार्ट अटैक के केसेस हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाने की ज़रूरत है। और बहुत अहम मुद्दा प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता ने भी उठाया कि सरकार अगर ऐसा कुछ ले आए कि जो एक हेल्थ चेकअप है साल में लोगों का हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप होगा सोशल वेलफेयर और लोगों के हेल्दी रहने की दिशा में। बाकी आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।